students, so today we will learn a different topic, that is laws of exponent for real numbers. So student, this is a very important laws or rule you can say. So here I am going to discuss some laws of exponents. So watch the video very carefully so that you can understand whatever the laws or rules I am going to tell you. So let us see the first law, that is a to the power m into a to the power n. तो व्हाट आर यू सेइंग हियर स्टूडेंट, आप क्या यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दिया है a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। कहने का मतलब ये है कि अगर बेस सेम हो, बीच में इंटू का साइन हो, हाँ अगर बेस सेम हो, बीच में इंटू का साइन हो, तो हम बेस को एक बार लिखते हैं और पावर यानी जो एक्सपोनेंट होता है इसको प्लस कर लेते हैं। तो बेस आपका सेम है, एक बार लिखेंगे और पावर को ऐड कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा m प्लस n। हाँ, दिस इज़ द फर्स्ट रूल, दिस इज़ द फर्स्ट रूल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको एग्जाम्पल के तहत सॉल्व करें तो मान लेते हैं 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 5 दे रखा है ना। तो यहाँ बेस दोनों का सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। क्या बोले हम, बेस सेम होना चाहिए, बीच में इंटू का साइन होना चाहिए, तो आप एक्सपोनेंट को ऐड करते हैं। तो यहाँ बेस सेम है, बीच में इंटू का साइन है, तो आप बेस एक बार लिखेंगे और एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो क्या हो गया 4 + 5, तो ये आ गया 3 टू द पावर 9। दैट इज योर आंसर। ये हम आंसर बताएं या हम बेस का 9 पावर है ना, 9 बार मल्टीप्लाई करके बताएं, बात एक ही है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस लॉ। मान लेते हैं हमारे पास एक दूसरा नंबर है, जैसे 3 टू द पावर 3/4 इंटू 3 टू द पावर 1/4। तो स्टूडेंट यहाँ देख रहा हम 3 टू द पावर 3/4 इंटू 3 टू द पावर 1/4 दिया है, यानी दोनों का बेस सेम है और बीच में इंटू का साइन है। तो एक्सपोनेंट क्या, इससे आपको नहीं मतलब है। पहले आप ये देखिए, अगर बेस सेम है, बीच में इंटू का साइन है, तो आप एक्सपोनेंट को ऐड करते हैं, हाँ, और बेस को एक बार लिख देंगे। तो बेस एक बार लिख देंगे, एक्सपोनेंट आपका ऐड हो जाएगा। तो 3/4 प्लस 1/4 हो गया, है ना। तो इस तरह से ये 3 के पावर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों के बीच में प्लस का साइन है, दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस होता है तो आप एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 4 का एलसीएम आपका 4 आ जाएगा और ये 3 + 1 आ जाएगा। 3 + 1 क्यों, क्योंकि आप 4 से 4 डिवाइड करेंगे 1, तो 3 × 1 = 3 आएगा। फिर 4 से 4 डिवाइड होगा 1, तो 1 × 1 = 1 आएगा। तो इस तरह से आ गया 3 के पावर 3 में 1 ऐड कर लेंगे 4/4। तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 कैंसिल हो गया। तो इस तरह से कितना आ गया, 3 के पावर 1/1 यानी 3 आ गया। दैट इज योर आंसर। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। आपको फर्स्ट लॉ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। गुड। नाउ लेट्स सी सेकेंड लॉ। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी सेकेंड लॉ। अब यहाँ पे दिया a टू द पावर m अपान a टू द पावर n। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ सेकेंड लॉ में क्या है कि दोनों का बेस सेम है और बीच में ये अपान, अपान का मतलब डिवाइड। हाँ, अगर हम इसको इस तरह से लिखते a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, तो बात एक ही है, चाहे हम ऐसे लिखें या इस फॉर्म में लिखें, दोनों का मतलब एक ही है ना। तो अगर बेस सेम हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, तो हम एक्सपोनेंट को माइनस कर लेते। क्या बोले, एक्सपोनेंट को माइनस कर लेते। कब, अगर बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तब। हाँ, और इसके पहले जो फर्स्ट लॉ हमने बताया, वहाँ बताया कि अगर बेस सेम है, बीच में इंटू का साइन है, क्या बीच में इंटू का साइन है, तो आप पावर को यानी एक्सपोनेंट को प्लस कर लेते हैं। लेकिन अगर बीच में डिवाइड का साइन है और बेस सेम है, तो आप पावर का माइनस कर लेते हैं, यानी पावर को आपस में माइनस कर देते हैं। तो ऐसे केस में आ जाता है a के पावर m माइनस n। क्या होता है, a के पावर m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर गिवेन a number like 5 to the power 1/3 या 1/3, इस तरह से हमने लिख दिया। फिर डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 1/6। तो स्टूडेंट चाहे हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो आप बेस को एक बार लिखेंगे, हाँ, और एक्सपोनेंट को आपस में माइनस कर लेंगे, तो हो जाएगा 1/3 माइनस 1/6। हाँ, तो इस तरह से आ गया 5 के पावर, अब ये 3 और 6 दोनों आपका
डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो आपको पता है दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस होता है तो आप एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। 3 से 6 से डिवाइड करेंगे 2, तो 2 1 जा 2 माइनस 6 से 6 डिवाइड होगा 1, 1 1 जा 1। तो अब ये आ गया 2 से 1 माइनस होगा 1, यानी 5 की पावर 1/6 आ गया। सो दैट इज योर आंसर। हाँ, ये आपका आंसर आ गया 5 की पावर 1/6। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वेल, ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी थर्ड लॉ, दैट इज a टू द पावर m टू द पावर n, यानी a के पावर m फिर होल पावर n दिया है। यानी जब इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन दिया हो, हाँ, कि एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट दिया है, अगर एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट, और बेस आपका एक ही है, एक ही बेस है, और एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट है, तो ऐसे केस में आप बेस को एक बार वैसे जैसे है लिख देंगे और एक्सपोनेंट का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी m इंटू n हो जाएगा। एक्सपोनेंट का आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, अगर इस तरह से एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट दिया है तो। हाँ, तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, एग्जांपल के द्वारा इसको हम समझेंगे। हाँ, यहाँ दिया है 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3 मान लेते हैं। हाँ, तो अब यहाँ देखिए ना, 3 आपका बेस एक ही है, फिर उसके बाद इसके पावर, फिर इसके बाद होल पावर दिया है ना, टोटल का पावर, यानी एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट है। तो ऐसे में आप बेस एक बार लिखेंगे और एक्सपोनेंट का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 इंटू 3 हो गया। तो ये 3 के पावर 3 2 जा 6 आ गया। सो दैट इज योर आंसर। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा ना। सभी लॉज आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। आप इस लॉज के बारे में क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ बस हम आपको रिवाइज के लिए बता रहे हैं, या यूँ कहें कि जो स्टूडेंट इसे नहीं पढ़े हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, वो इसे अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, इजी वे में बता रहे हैं, ताकि आप आसानी से समझ पाएँ और एक्सपोनेंट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसे सॉल्व कर पाएँ। हाँ, सो हमेशा अटेंटिव होकर के, केयरफुल होकर के, हाँ, वीडियो को वॉच करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट लॉ 4। हाँ, फोर्थ लॉ देखते हैं। यहाँ दिया a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। अब यहाँ क्या दिया है, यहाँ बेस a है और यहाँ पे बेस b है। दोनों का बेस डिफरेंट है ना स्टूडेंट, दोनों का बेस क्या डिफरेंट है, लेकिन एक्सपोनेंट आपको सेम दिख रहा है। एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। यानी अगर बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो और दोनों के बीच में, हाँ, बेस के बीच में इनटू का, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो आप बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या बोले, बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है, तो आप एक्सपोनेंट को 1 टाइम लिख देते हैं लाइक दिस। हाँ, ठीक है, ऐसे। तो मान लेते हैं, सपोज यू आर गिवन अ क्वेश्चन लाइक दिस, 3 टू द पावर 2/3, हाँ, 3 के पावर 2/3 दिया है, इंटू 7 के पावर 2/3। तो स्टूडेंट आप क्या देख रहे हैं, दोनों का बेस डिफरेंट है, 3 और 7 डिफरेंट है। हाँ, दोनों के बीच में इंटू मल्टीप्लाई का साइन है लाइक दिस, और दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, 2/3 जैसे यहाँ पे m और m दिया। हाँ, दोनों का पावर सेम है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 इंटू 7, और एक्सपोनेंट आप एक बार लिखेंगे 2/3। हाँ, तो इस तरह से यह आ गया 7 3 जा 21 के पावर 2/3। हाँ, 21 के पावर 2/3 आ गया। सो स्टूडेंट दैट इज योर आंसर। हाँ, ये आंसर आ गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वेल, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट लॉ। तो लेट्स सी 5th लॉ। तो हियर यू आर गिवन a इंटू बी टू द पावर m, यानी a b आपका डिफरेंट नंबर है ना, बेस आपका दोनों डिफरेंट है, पावर क्या दिया है, m दिया है। अगर इसके पहले जो हम आपको लॉ बताए हैं, क्या लॉ बताए थे स्टूडेंट, हाँ, हम बताए थे a के पावर m इंटू बी के पावर m। अगर बेस आपका डिफरेंट है, बीच में इंटू का साइन है, हाँ, क्या बताए थे, a के पावर m इंटू बी के पावर m। तो ऐसे केस में क्या होता है, बेस डिफरेंट है, बीच में इंटू का साइन है, और एक्सपोनेंट सेम है, तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर को एक बार लिख देते हैं ना। क्या करते हैं, पावर को एक बार लिख देते हैं। तो स्टूडेंट यही चीज़ जो यहाँ पे हमने किया वही यहाँ पे दिया है।
तो हमें समझना बस यही है कि जब दोनों का, देखिए यहाँ बेस 2 है, बीच में इंटू का साइन है, कोई साइन नहीं है तो आप इंटू का साइन मानते हैं। हाँ, तो दोनों बेस आपका डिफरेंट है, बीच में इंटू का साइन है और दोनों का पावर सेम है, तो आप इसी को स्प्लिट करके लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्प्लिट यानी ब्रेक करके लिख सकते हैं, a के पावर m इंटू बी के पावर m, यानी वही फिर वापस इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आप ऐसे ही से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब इसके एग्जाम्पल के द्वारा भी हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल में 2 इंटू 3 के पावर 5, हाँ 2 इंटू 3 के पावर 5, तो बेस अलग अलग है, बीच में इंटू का साइन है और एक्सपोनेंट आपका सेम है, दोनों पे एक्सपोनेंट है ये। तो हम यहाँ ब्रेक करके यानी स्प्लिट करके लिख सकते हैं 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5, हाँ 3 के पावर 5। अब आप 2 का पावर 5 करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 16 2 जा 32, हाँ 16 2 जा 32, तो यहाँ 32 आएगा। और इंटू 3 के पावर 5 करेंगे तो 5 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 81 3 जा कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी 243 आएगा। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा सो आपका आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 243 है, हाँ 243 है, तो 32 और 243 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ गया 7776, तो दैट इज़ द आंसर। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वेल नाउ लेट्स सी नेक्स्ट लॉ, दैट इज a/b टू द पावर m। हाँ, तो ये रूल भी हम आपको बता चुके हैं। हाँ, जैसे कि हम डिवाइड में आपको बताए थे, अगर इस तरह से दिया है a के पावर m डिवाइडेड बाई b के पावर m, हाँ तो दोनों का जो बेस है डिफरेंट है, बीच में डिवाइड का साइन है, लेकिन आपका एक्सपोनेंट एक ही है, इक्वल है। तो ऐसे में आप लिख सकते हैं a के अपान यानी a/b के होल पावर m हो जाएगा, यानी दोनों का एक्सपोनेंट सेम है तो आप वो सेम पावर लिख सकते हैं। हाँ, तो ऐसे अगर दोनों का सेम पावर है तो आप इसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं a के पावर m अपान b के पावर m, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये होल पावर m दिया है तो a के पावर भी m आएगा और b के पावर भी m आएगा, तो हमने स्प्लिट करके लिख दिया, यानी इस लॉ पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 3/5 के पावर 3 गिवन है, 3 दिया है, तो 3/5 का होल पावर 3 दिया ना, तो इसका मतलब 3 पावर 3 पे भी आएगा और 5 पे भी आएगा। तो आप इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 3/5 के पावर 3। हाँ, अब 3 का 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 और ये 5 5 जा 20, 5 5 जा 125, 3 3 जा 9, 3 जा 27 बाई 5 5 जा 25, 5 जा 125, सो दैट इज योर आंसर। हाँ, समझ में आ गया ना। वेल और ऐसे एक और देख लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग लॉ देखेंगे, दैट इज 7th लॉ, a टू द पावर -n। क्या दिया? a टू द पावर -n। तो स्टूडेंट हियर द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, यहाँ एक्सपोनेंट क्या नेगेटिव है, तो वेन एवर यू आर गिवन दी नेगेटिव एक्सपोनेंट, कभी भी अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम बेस को इन्वर्स करते हैं। क्या बोले स्टूडेंट? बेस को इन्वर्स कर देते हैं। तो यहाँ बेस को आप जब इन्वर्स करेंगे तो a/, कोई भी नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे। ऐसे केस में 1 हमेशा डिनोमिनेटर के रूप में होता है जो हिडन होता है, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं a यानी 1 ऊपर हो जाएगा, इन्वर्स करेंगे तो 1/a के पावर n। क्या गया? 1/a के पावर n। फॉर एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे दिया है 7 के पावर -2, 7 के पावर -2। हाँ, तो ये माइनस है, नेगेटिव है, तो आप बेस को इन्वर्स करेंगे, इसके अपान 1 मानेंगे तो 1/7 के पावर 2 आ गया। हाँ, तो इस तरह से 1/7 7 जा 49। हाँ, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 7 7 जा 49 आएगा ना। सो दैट इज द आंसर। हाँ, यही आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द लास्ट लॉ, दैट इज
a टू द पावर 0। तो कभी भी स्टूडेंट अगर किसी भी नंबर के पावर 0 हो, क्या बोले, किसी भी नंबर के पावर 0 हो तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 125। हाँ, 125 का एक्सपोनेंट 0 दिया है। तो ये बेस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर एक्सपोनेंट 0 है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। सो इसका वैल्यू क्या, यानी इसका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। मान लेते हैं ऐसे हमारे पास एक दूसरा नंबर है 143/181 के पावर 0। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ भी आप देखिए ये आपका नंबर है, इसके पावर यानी होल पावर 0 दिया है। तो होल पावर कभी भी 0 दिया हो तो इसका टोटल वैल्यू हमेशा 1 हो जाता है। तो दैट इज योर आंसर। 1 आपका आंसर आ गया। तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर और फॉर रियल नंबर ना। आपको सभी लॉज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसी लॉ के बेस पे आगे जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व करिए, समझिए। नहीं आता है तो पूछिए। हाँ, थैंक डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी विल सी सम मोर क्वेश्चंस ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो हम यहाँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बेस पे कुछ यहाँ क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे, देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस हम एक्सपोनेंट के बेस पे कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया सिंप्लीफाई। हाँ, सिंप्लीफाई में फर्स्ट क्वेश्चन है 36 टू द पावर 1/2 और सेकंड है 32 पावर 1/5। हाँ, तो हम लोग एक एक को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया 36 टू द पावर 1/2। क्या बोले? टू द पावर 1/2। तो स्टूडेंट जरा आप ध्यान दीजिए, यहाँ 36 के पावर 1/2 दिया है ना। ये बेस आपका जो भी है, आप ये देखिए कि जो यहाँ बेस है, क्या आप इसको पावर में चेंज करेंगे तो इसका जो डेनोमिनेटर है, क्या बोले, इसका जो डेनोमिनेटर है उतना आ सकता है। आप हमेशा कोशिश यही करते हैं कि जो इसका बेस रहेगा ना, हाँ, इसका बेस अगर प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर के अलावा ऐसा कोई नंबर है जिसको आप स्क्वायर में एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते हो, कुछ भी नंबर रहे वो। हाँ, तो यानी प्राइम नंबर को छोड़ करके कोई भी नंबर है जिसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान दीजिए जो बेस है इसको आप ऐसे पावर में चेंज करिए कि इसका जो डेनोमिनेटर है उतने बेस में वो कन्वर्ट हो जाए। तो ये 36 है। हाँ, तो 36 को आप अगर ऐसे लिख दें 6 × 6, तो ये 6 के पावर 2 हो गया। तो पावर 2 आया तो कैसे हम लाए, ये देखकर कि इसका डेनोमिनेटर 2 है तो आप इसको भी उसी पावर में चेंज करिए जिसका डेनोमिनेटर है। तो ये हो जाएगा 6 के पावर 2 और होल पावर दिया ही है 1/2। हाँ, अब हम आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बताए थे बेस सेम हो और एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट हो तो एक्सपोनेंट का आपस में मल्टीप्लाई होता है, बेस एक बार लिखते हैं तो 6 आप ऐसे लिख देंगे और 2 × 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 से 8 2 कैंसिल, 2 1 2 2 1 2 कैंसिल। हाँ, तो 6 के पावर क्या आएगा? 1 आएगा। तो 6 के पावर 1 मतलब 6, दैट इज़ द आंसर। हाँ स्टूडेंट, इतना आ गया, कितना? 6 आ गया आपका आंसर। ऐसे हम सेकेंड क्वेश्चन को भी देखते हैं। यहाँ दिया है 32 के पावर 1/5। हाँ, 1/5 गिवन है, 1/5 है। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो 5 है। तो ये जो बेस है ना, आप इसको ऐसे यानी इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करिए कि इसका जो एक्सपोनेंट है 32 का जो एक्सपोनेंट है वो 5 हो। क्या हो? 5 हो। तो यहाँ 36 था तो हम आसानी से समझ गए 6 × 6 कर देंगे तो 6 के पावर 2 आ जाएगा। तो ये हमें नहीं समझ में आ रहा है ऐसे। हाँ, तो आप इसका ऐसे फैक्टर कर लीजिए। अगर बड़े नंबर हो, आपको ना समझ में आए कि कौन से नंबर का यह एक्सपोनेंट होगा, कौन से नंबर के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज होगा, तो आप ऐसे इसका फैक्टर कर लीजिए। तो हम फैक्टर कर लेंगे 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। ए आ गया। यानी 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 टाइम्स आया ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 5। हाँ, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5 आ गया। हाँ, और ये ऑलरेडी 1/5 दिया है, ये ऐसे लिख देंगे। तो इस तरह से आ गया 2 के पावर 5 × 1/5। तो 5 × 5 5 × 5, तो 2 के पावर कितना? 1, यानी 2 आ गया। दैट इज़ द आंसर। तो आई होप यू अंडरस्टूड, आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो ऐसे ही हमेशा जितना भी बड़ा नंबर हो, कितना ही बड़ा क्यों ना नंबर हो, आप हमेशा उसका फैक्टर कर लीजिए ऐसे। और फैक्टर करने के बाद आप उसका एक्सपोनेंट इस तरह से रखिए कि इसके डिनोमिनेटर के
इक्वल आए या ऐसा नंबर आए जो इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाए, ऐसा लगभग आपका केस बनता है। अगर नहीं बनेगा तो भाई कुछ भी जिसका पावर बनेगा वो बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ही, लेकिन हमेशा पहले कोशिश यही करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर जो है उसके डिनोमिनेटर के समान ही यहाँ पे एक्सपोनेंट आए, हाँ, या फिर इससे डिवाइड भी लाए, हाँ, तो हमेशा आप करेक्ट सॉल्व करेंगे। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट। तो हियर यू आर गिवन सिंप्लीफाई 16 to the power 3/2 एंड 125 पावर -1/3। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास है, वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन में अभी बताए। तो यहाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन है 16 to the power 3/2 गिवन है ना, तो हमने बताया था इसका जो बेस है इसको इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो आए या फिर इससे डिवाइड भी लाए, बोले थे ना, या तो ए आ जाए या इससे डिवाइड भी ला जाए। तो आपको पता है जो 16 है ना, 16 4 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ 4 का स्क्वायर ए टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि आपका 4 4 या 16 यानी 4 का स्क्वायर होगा ना 16, तो 4 के पावर 2 आप लिख सकते हैं ना 16 के प्लेस पे इस तरह से, हाँ, लिख सकते हैं। तो अब 4 के पावर आ गया 2 × तो अब हम डिवाइड कर लेंगे 2 से 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल, तो 4 के पावर 3 आ गया, दैट इज़ द आंसर। हम यही आंसर मान लें या 4 का 3 बार मल्टीप्लाई कर लें, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 64 आपका आंसर आ गया। हाँ, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ऐसे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो हियर वी आर गिवन 125 to the power -1/3। हाँ, 125 के पावर -1/3 गिवन है ना, तो यहाँ जो एक्सपोनेंट है इन सभी से डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है कि ये नेगेटिव दिया है, हियर द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, एक्सपोनेंट आपका नेगेटिव है। तो स्टूडेंट कोई बात नहीं है, जो है सो रहने देंगे, अभी हम बताएंगे बाद में आप नेगेटिव एक्सपोनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आप क्या करिए, बेस को जैसे यहाँ पे आप चेंज कर रहे थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ऐसे यहाँ भी चेंज करिए, इस तरह से चेंज करिए कि इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसका जो एक्सपोनेंट है, हाँ, वो इसका जो डिनोमिनेटर वो आ जाए, हाँ, डिनोमिनेटर के इक्वल आए, ऐसे डिवाइड भी नंबर आए। तो 125 पता है 5 का क्यूब है, इसका क्यूब है स्टूडेंट, हाँ, 5 का कैसे, जैसे 125 का फैक्टर करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी 5 कितनी बार आया, 3 बार आया। तो ये 5 के पावर क्या 3 आया कि नहीं आया, आया ना, तो यहाँ 5 के पावर 3 ये हो गया, हाँ, इंटू -1/3 ये हो गया, ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया, तो 5 के पावर कितना आ गया, 5 के पावर -1 आया। तो स्टूडेंट हम आपको बताए थे जब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बता रहे थे, किसी भी नंबर पे अगर पावर माइनस है, नेगेटिव है, तो ऐसे केस में आप इसे पॉजिटिव में बनाने के लिए, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए बेस को इन्वर्स करते, क्या बोले, बेस को इन्वर्स करते हैं। तो यहाँ बेस आपका 5 है, इसके अपान कुछ भी नहीं है तो आप 1 मानेंगे, तो 1/5 के पावर 1 आएगा। इस तरह से पावर 1 रहे तो लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही नंबर आएगा, तो 1/5 आ गया, दैट इज़ द आंसर। तो आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।